जय हिंद। टेंथ क्लास एसएसटी की इस क्लास में हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और हिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द नेशनलिज्म इन यूरोप, द इमर्जिंग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चल रहा है। इसी में ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। उदारवादी लिबरल नेशनलिज्म, उदारवादी राष्ट्रवाद का क्या अर्थ था, या वो किस बात के उनका स्टैंड क्या था, उनके मायने क्या थे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा। आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. The term liberalism derives from the Latin root liber, meaning free. For new middle classes, liberalism stands for freedom for the individual and equality of all before the law. Politically, it emphasized the concept of government by consent. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament. 19th century liberals also stressed the inviolability of private प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, इसको डिफाइन करते हैं, इसके कीवर्ड जो भी होंगे वो मैं आपको बताता चला जाऊंगा। ठीक है, ये इस पैराग्राफ में इसने कहा है कि यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े हुए थे। 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में स्टूडेंट्स राष्ट्रीय एकता के विचार उदारवादी लोगों से करीबी से जुड़े हुए थे, उनसे बहुत क्लोज थे। यानी कि यूरोप जो लिबरलिज्म थे वे राष्ट्रवादी विचारों से सुशोभित थे, राष्ट्रवादी विचार उनके भीतर थे। उदारवादी यानी लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के लाइबर पर आधारित है। उदारवादी शब्द जो है, नेशनलिज्म शब्द जो है, वो लैटिन भाषा के शब्द लाइबर पर आधारित है। इस लाइबर का अर्थ क्या है स्टूडेंट्स? लाइबर का अर्थ है व्यक्ति के लिए आज़ादी, फ्रीडम। लाइबर का अर्थ क्या है स्टूडेंट्स? द मीनिंग ऑफ लाइबर फ्री। क्या अर्थ है लाइबर का? फ्री। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टैंड फॉर फ्रीडम। मिडिल क्लासेस के लिए लिबरलिज्म का मतलब है आज़ादी। ठीक है, उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशासकारों की समाप्ति विधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। स्टूडेंट्स, फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टैंड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। लिबरलिज्म सभी के लिए एक कानून की मांग करता था। पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, यह सरकार की सहमति से काम करता था। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। शुरुआत से ही लिबरलिज्म ऑटोक्रेसी को समाप्त करने का पक्षधर था। एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, और जो विशेष अधिकार थे उनको ख़त्म करने के ऊपर था। ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. 19th century में 19वीं सदी में उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे। उदारवादी निजी संपत्ति की स्वामित्व यानी कि इस बात पर जो स्ट्रेस द इनविolability ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी,
ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की इनवियोलेबिलिटी इनवेलाइबिलिटी पर जोर देते थे। इनवेलाइबिलिटी का मतलब है स्वामित्व। स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा स्वामित्व। इस पर जोर देते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नंबर 1 आपका हो गया स्वामित्व। आगे बढ़ते हैं। येट इक्वलिटी बिफोर द लॉ did not necessarily stand for universal suffrage। लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार सफरेज के पक्ष में था। ठीक है, कानून के सामने सबको मताधिकार का अधिकार था, ऐसा स्पष्ट नहीं था। यू विल रिकॉल द रिवोल्यूशनरी फ्रांस विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी। The right to vote and to get elected was guaranteed exclusively to property owning men। आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये देखा होगा कि जिन व्यक्तियों के पास अपनी खुद की संपत्ति थी, यानी कि संपत्तिवान पुरुषों को ही केवल वोट डालने का अधिकार था। संपत्तिवान पुरुषों को ही केवल वोट डालने का अधिकार था। जिन लोगों के पास, जिन पुरुषों के पास प्रॉपर्टी ओनिंग मैन was guaranteed to vote, the right to vote only for the property owning man के पास, यानी कि जिस व्यक्ति के पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती थी उसको वोट डालने का अधिकार था। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स से उन लोगों को अलग रखा जाता था जिनके पास खुद की जायदाद नहीं होती थी, और महिलाओं को, यानी कि उन पुरुषों को जिनके पास कोई जायदाद नहीं होती थी, खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती थी, और महिलाओं को अलग रखा जाता था वोटिंग राइट से। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन डिड ऑल एडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज। केवल ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ स्टूडेंट्स, ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड, थोड़े समय के लिए अंडर द जैकोबिन्स शासन के समय, थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क, ऑल अडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज। ऑल अडल्ट में सभी वयस्क बोलते हैं जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो जाए, जिसको वोट डालने का अधिकार हो जाए हमारे देश में, यानी कि जिनकी जो वयस्क पुरुष थे उन सभी को वोट डालने का अधिकार थोड़े समय के लिए जो जैकोबिन के शासनकाल में दिया गया। हाउएवर, जैकोबिन के समय में दिया गया। However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage। नेपोलियन की संहिता, नेपोलियन कोड वापस आया एंड reduced women to the status of a minor subject to the authority of a fathers and husband। नेपोलियन का सिविल कोड वापस आया, सीमित मताधिकार वापस आए, और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। ठीक है, सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड, उनको फादर और हस्बैंड के अधीन, सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड, उन्हें महिलाओं को, ये मैं पूरा लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स। नेपोलियनिक संहिता में महिलाओं को, आप देख सकते हैं, महिलाओं को पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है नंबर 2। नंबर 2 मैंने आपको यहाँ लिखा है। पॉइंट नंबर 2, महिलाओं को पतियों और पिताओं के अधीन कर दिया, यानी कि जैकोबिन शासन के दौरान सभी वयस्क लोगों को राजनीतिक छूट थी, वोट डालने का अधिकार था। नेपोलियनिक संहिता वापस आने से वोट डालने का अधिकार लिमिटेड कर दिया, और महिलाओं को पतियों और
फादर्स, पिताओं के अधीन कर दिया। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन एंड नॉन प्रोपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज्ड। 19th सेंचुरी के आखिर तक और 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में सभी महिलाएं और गैर संपत्ति बिना संपत्ति वाले पुरुष ऑर्गेनाइज्ड हुए। ओपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, और ये मांग करने लगे इन्होंने मांग करते हुए आंदोलन चलाया कि इनको इक्वल राइट्स मिले, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स इनको मिले, एक समान राजनीतिक अधिकार इनको मिलने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टैंड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द अबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। इकोनॉमिक स्फीयर्स में, आर्थिक क्षेत्र में, उदारवादी लोग इस बात की मांग करते थे, किस बात की, बाजारों की मुक्ति हो, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, बाजारों की मुक्ति हो, वस्तुओं का, गुड्स एंड कैपिटल की मूवमेंट बिना रोक टोक के, बिना रेस्ट्रिक्शंस के, रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये नंबर इस पैराग्राफ का नंबर 1 आ जाएगा आपका, नंबर 1 रेस्ट्रिक्शंस मतलब आ जाएगा बाधाएं, बिना बाधाओं के, बिना बाधाएं के, बिना रोक टोक के, बिना रोक टोक के मूवमेंट ऑफ गुड्स होनी चाहिए, बिना रोक टोक के, बिना बाधाएं के मूवमेंट ऑफ गुड्स होनी चाहिए। सभी एबोलिशंस समाप्त कर, सभी स्टेट्स के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको एबोलिशन उनका कर देना चाहिए। नंबर 2 पे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, एबोलिशन मीन्स समाप्त करना, सभी रेस्ट्रिक्शंस समाप्त कर देनी चाहिए, एबोलिशन मीन्स समाप्त कर देना। ड्यूरिंग द 19th century this was a strong demand of the emerging middle classes. Let us take the example of the German speaking regions in the first half of the 19th century. Napoleon administrative measures had created out. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ते हैं। इसमें 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मनी भाषा इलाकों का उदाहरण लें। जर्मन भाषा के क्षेत्रों का हम उदाहरण लेते हैं। ड्यूरिंग द 19th century दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लासेस की, उभरते मिडिल क्लासेस की ये मांग थी। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन। कुछ जर्मन स्पीकिंग क्षेत्रों का हम अध्ययन करते हैं। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century के पहले हाफ में, जहाँ पर नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ, नेपोलियन की एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था के बारे में जानते हैं। काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज ए कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, जहाँ पर नेपोलियन ने 39 ऐसे छोटे छोटे राज्य को बनाकर एक महासंघ बनाया। कॉन्फेडरेशन किसको कहेंगे स्टूडेंट्स? कॉन्फेडरेशन का मतलब हम यहाँ रखेंगे महासंघ। एक महासंघ बनाया, यानी कि छोटे छोटे 39 राज्यों का एक महासंघ बना। ठीक है, ईच ऑफ दीज पोसेस इट्स ओवन करेंसी। ठीक है, जिनकी, इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तोल प्रणाली थी। ठीक है, इनकी स्वयं की, इन सभी राज्यों की अपनी करेंसी हुआ करती थी। एंड वेट्स एंड मेजर्स, इनका खुद का नाप तोल व्यवस्था हुआ करती थी। ए मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्सबर्ग to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 custom barriers and pay the custom duty of about 5% each one of them. एक मर्चेंट अगर हैम्सबर्ग से न्यूरमबर्ग पहुंचता है तो उसको 11 कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ता था और 5% कस्टम ड्यूटी उसको पे करनी पड़ती थी एट ईच वन ऑफ देम, और प्रत्येक को उसे 5% कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। ठीक है, ड्यूटीज were often levied according to the weight और measurement of the goods की weight और measurement के ऊपर ड्यूटीज लगती थी। As each region has its own system of weights and measures,
प्रत्येक रीजन का, प्रत्येक क्षेत्र का अपना वेट्स और मेजरमेंट हुआ करता था। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, जिससे कि बहुत समय लगता था। दिस मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वॉज एले। ऐसे ही एक उदाहरण लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि कपड़े को नापने की, द मेजर ऑफ क्लॉथ, कपड़े को मापने के एक उदाहरण लेते हैं, वॉज द एले। कपड़े को नापने की एक यूनिट होती थी एले, विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ, जिसकी यानी कि एले जो कपड़े को नापने की एक यूनिट होती थी, उसकी प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक रीजन में अलग अलग लेंथ होती थी। एन एले ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट एंड फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर। अगर आप बात करते हैं फ्रैंकफर्ट में, जो कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता था तो वह 54.7 सेंटीमीटर मिलता था। मेंज में खरीदा जाता था तो वो 55.1 सेंटीमीटर मिलता था। न्यूरेमबर्ग में खरीदा जाता था तो वो 65.6 सेंटीमीटर, और फ्राइबर्ग में, अगर फ्राइबर्ग में खरीदा जाता था तो वो 53.5 सेंटीमीटर होता था। तो आप देख सकते हैं कि वेट एंड मेजरमेंट्स की अलग अलग कैलकुलेशंस हुआ करती थी, यानी कि एक एले जो है वो अलग अलग सेंटीमीटर अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे राज्य को नेपोलियन ने 39 स्टेट्स का एक महासंघ बनाया। इसके क्या फायदे हुए आप देख सकते हैं आगे, इसके क्या बेनिफिट्स हुए। सच कंडीशन वर व्यूड ए obstacles to economic exchange. Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes. इस तरह की जो व्यवस्था है स्टूडेंट्स, इस तरह की जो व्यवस्था है, ये ऐसी परिस्थितियां जो है जो कि ट्रेड में आती हैं, ये बड़ी ही बाधापूर्ण है, बड़ी ऑब्स्टिकल्स हैं, बड़ी ही बेकार हैं, बड़ी बाधापूर्ण है। हु argued for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital। ठीक है, कुछ लोग समझते थे कि भाई इससे पूंजी का और गुड्स का आवागमन में मूवमेंट में रुकावट पैदा होती है। ठीक है, हिंड्रेंस आती है। क्या आती है? हिंड्रेंस। अगर ये सभी बाधाएं नाप तोल की कैलकुलेशन को एक जैसा कर दिया जाए तो मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है वो अनहिंडर्ड हो जाएगा। इन 1834 में एक कस्टम यूनियन और जॉल वेराइन, क्या स्टूडेंट्स, ये जॉल वेराइन वॉज फॉर्म एट द इनिशिएटिव ऑफ परसा एंड ज्वाइन बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। 1834 में परसा की पहल पर एक शुल्क संघ जॉलवेराइन स्थापित किया गया। 1834 में कस्टम्स को कलेक्ट करने के लिए कस्टम यूनियन बनाई गई, जिसको क्या नाम दिया गया? जॉलवेराइन नाम इसको दिया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। द यूनियन एबोलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। बहुत सारी करेंसीज सिस्टम को ख़त्म किया। 39 स्टेट्स की करेंसी जो कि पहले 39 हुआ करती थी, उस ओवर 30 से भी ज़्यादा होती थी, उसको 2 पर लाया गया, यानी कि 2 तरह की करेंसी को अलाउड किया गया। सभी कस्टम बैरियर्स को समाप्त किया गया। ठीक है, द हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। इसके अलावा इस संघ ने निःशुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई। ए वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथ द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ग्रोइंग एट द टाइम। ठीक है, इससे पहले द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। देश की एकता को और ज़्यादा एकीकृत किया। राष्ट्रीय एकीकरण का काम वाइड नेटवर्क के द्वारा किया गया, यानी कि जो नेटवर्क का जाल फैला हुआ था, रेलवे का जो जाल फैला हुआ था, उसने इकोनॉमी के एक्सचेंज को और ज़्यादा आसान बनाया। ए वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथ द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बना दिया। यानी कि उस समय जो राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्र नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, राष्ट्रवाद की भावना, नंबर 1 राष्ट्रवाद
राष्ट्रवाद की भावना, जो नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स उस समय बन रहे थे उसने देश को और ज़्यादा मजबूत किया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ेंगे इसमें टॉपिक ए न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815, 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।